नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अभिनेता, जिसे लिखा है मनु भंडारी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अभिनेता। वह बड़ी कामयाब और गजब की अभिनेत्री थी, अपनी कला में माहिर। मगर ठहरिए, यह तो कहानी की शुरुआत ही गलत हो गई। कहानी का नाम रखा है अभिनेता और शुरू किया अभिनेत्री से। लगता है अपनी जात के लिए जो एक कुदरती कमजोरी मन में है वह आदत बन गई है, और चूंकि आगे कदम बढ़ा दिया है सो अब बढ़ूंगी तो आगे ही। हाँ, इस उम्मीद के साथ कि मेरी इस अभिनेत्री की कला और सौंदर्य पर अपने को दिलो जान से कुर्बान करने वाला कोई अभिनेता आ ही जाएगा, जैसा कि आज की हर कहानी और हर फिल्म में हुआ करता है, और गलती से दिए मेरे इस शीर्षक को सार्थक कर देगा। तो किस तरह अपने नन्हे नन्हे हाथ पैरों और शरीर के अंग अंग को थिरकाती, घर के कोने कोने को अपने जादू भरे सुरों से गूंजाती, एक दिन वह अपने स्कूल और फिर अपने कॉलेज के रंगमंच का जीवन बनी, और फिर देखते ही देखते हर चीज को पीछे छोड़कर कैसी फिल्म सितारों की कतार में सबसे आगे आ बैठी। यह एक लंबी कहानी है, मीठी भी और कड़वी भी। यही कारण है कि आज शोहरत के ऊंचे कंगूर पर बैठकर वह बीते दिनों की याद कभी नहीं करती। हाँ, आगे की सुनहरी जिंदगी के रंगीन सपने वह जरूर देखा करती है। उन बीते दिनों और बातों के साथ साथ अपने उन दिनों का अपना नाम भी भुला दिया। अब तो दुनिया ही नहीं, वह खुद ही अपने फिल्मी नाम रंजना से ही अपने आप को पहचानती है। भगवान ने उसे जितना सौंदर्य दिया था उतनी ही कला भी दी थी। अब आलम यह था कि गुण मिलकर चट्टानों में भी जख्म किए बगैर नहीं रहते। कॉलेज की लड़कियों और फैशन परस्त भी बीवियां हजार हजार आंखें बनी, यह देखने को बेताब रहती कि इस बार रंजना के बालों में कौन सा नया तर्ज निकाला है, किस कट का ब्लाउज पहना है, जूड़े में फूल खोसे हैं या नहीं। और हर नौजवान सिनेमा भले न जाए, होठों से धीरे धीरे सीटी बजाते, कहीं ख्यालों में उतराते हुए यह साथ जरूर बसाया करता है कि उसकी होने वाली बीबी में रंजना की यह या वह झलक तो हो ही। सिनेमा के पर्दे पर वह आती नहीं कि ढीली से ढीली उम्र की रंगों में एक मादकता लहरा जाती, और लोग बहुत बहुत देर तक अपने को काबू में ना रख पाते। हाँ, मगर एक बात थी, रंजना का यह सारा साज श्रृंगार, नाच गाना अपने काम तक ही रहता। उसका अपना रहन सहन बिल्कुल ही सादा था। काम को छोड़ ना कहीं जाती, ना किसी से मिलती, और रहती तो एकदम सादे ढंग से। फिल्मी लाइन किसी के लिए भी खतरों से खाली नहीं होती, फिर रंजना के लिए तो कहना क्या। मगर रंजना यूं फूक फूक कर पांव रखती और ऐसे साफ दिल से रहती कि हल्की से हल्की गंदी छींट भी उसे छूने से खुद झिझकती। इस तरह दौलत की गोद और शोहरत की मीनार जो भी सुख ला सकती है थी, वे रंजना के आंगन में 12 मासी के फूलों की तरह खिले रहते। मगर फिर भी रंजना खुश न थी। कुछ था जो उसे भीतर भीतर खाए जा रहा था। प्रेम का अभिनय करते करते उसका जी तड़प जाता कि काश कोई होता जिससे वह सचमुच प्रेम कर सकती, जिसके सपनों के आसमान में तारों का चंदोवा बनकर छा सकती, जिसकी हर सुबह पर ओस की बूंद से चुपचाप बिछ सकती। मगर ऐसा कौन होता? ऐसे अनगिनत थे जो उसे चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जिसे वह चाह सके, जिसकी एक झलक उसके दिल की धड़कन बढ़ा दे, जिसका नाम भी ले तो चेहरा गुलाबी हो उठे। एक शाम वह बैठी हुई यूं ही कुछ पढ़ रही थी कि तभी सहसा सजी धजी कामनी आ पहुंची, और आते ही शोक मुस्कुराहट के साथ बोली, ए मेम साहब, सुनती हो? कल मेरे यहाँ पार्टी है, तुम्हें जरूर आना है। कोई बहाना नहीं सुनूंगी, समझी ना? एक बोझ से दबी हुई सी हंसते हुए रंजन ने कहा, पार्टी? अरे हाँ, कल तेरी सालगिरह है ना। देख भाई, मैं पार्टी वार्टी में तो जाती नहीं, सो मुझे तुम माफ कर दे। हाँ, तेरे लिए एक तोहफा मैं जरूर भेजूंगी। हाँ हाँ, अदा के साथ कामनी बोली।
तो आप सोचते हैं कि हम आपके तोहफे के भूखे हैं। उठा रखिए अपना तोहफा, बड़ी आई तोहफा भेजने वाली, कह देती हूँ जरूर आना है तुझे। और वह चलने लगी। अरे बैठ तो चाय पी कर जाना। जरूर, एक तू ही तो लाट साहब है जो तेरे यहाँ बैठ जाऊँ और सबों को बुलाने थोड़ी जाना है। और चलते चलते फिर जोर देकर वह कह के गई, कल जरूर आना है। अगले दिन वक्त पर ढेर से फूलों का गुलदस्ता और नायलन का एक रुपहली फ्रेंच पर्स लिए कुछ वह कामनी के यहाँ पहुंची। बड़े प्यार से कामनी ने उसे लिया। हाल में वह दाखिल हुई तो सबकी नजरें उसी पर जा टुकी, जैसे वह न जाने क्या हो। यह बात उसे बेहद नागवार लगती। वे तमाम नजरें उसे बर्छी जैसी लगती, जो सब तरफ से उसके आर पार होने की कोशिश में उसे न वहाँ ठहरने देती और न आगे ही बढ़ने लायक छोड़ती। हॉल में जितने शरीफजादे थे उसके आते ही खुशी से नहा गए, मगर महिलाओं में ऐसी कोई न थी जिसका चेहरा फक से बुझ न गया हो। वे अब कुछ भी करें, वहाँ बैठे किसी नौजवान की निगाहों के लिए कशिश नहीं बन सकती थी। उसकी सजावट और तमाम अदाएं सब बेकार थी। शायद ही कोई उनमें से हो जिसके सीने में इस वक्त ईर्ष्या और गुस्सा ना भड़क रहा हो। किसी तरह हाल को पार करके रंजना अपेक्षाकृत एक सुनसान कोने की ओर बढ़ चली, जिससे वहां कुछ देर बैठ सके। कमरे में और सब तो था ही। सामने के कोने में आज एक नफीस लड़की की छोटी सी गोल मेज और उसी के साथ 4 आराम कुर्सियां भी थी। 3 खाली थी, चौथी पर एक साहब बैठे थे और खिड़की के जालीदार पर्दों से टक बांधे बाहर आसमान की तरफ देख रहे थे। रंजना धीरे से उधर की कुर्सी पर बैठी, मगर जैसे उतने से ही उनकी निगाह के तार पर झटका लगा हो। उन्होंने चौंक कर एक लम्हे को इधर देखा और फिर उनकी नजर ज्यों की त्यों हो गई। तभी रंजना को खोजती कामनी वहां आई और तिनक कर बोली, अरे वाह, यहाँ कोने में आकर क्यों बैठी हो? उधर चलना। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, बीच में नहीं जाऊंगी। अरे चलना, नजर नहीं लगेगी। कहे तो काजल का टीका लगा दूं। पर अब रंजना उठने को तैयार नहीं हुई तो पास बैठे युवक की ओर देखकर कामनी बोली, अच्छा तो लाओ तुम दोनों का परिचय तो करा दूं। युवक बोला, मेरा परिचय ही करवा दो कामनी, इन्हें तो सब जानते ही हैं। ये है दिलीप ओझा, मेरे पापा के मित्र के सुपुत्र। यहाँ बिजनेस के सिलसिले में आए हैं। जब तक जम नहीं जाता इनका काम हमारे साथ ही ठहरे हैं। कुछ सनकी से हैं, जरा संभल कर बात करना। और हंसती हुई कामनी चली गई, पर बात करने का मौका ही नहीं आया। परिचय के उत्तर में शिष्टता के नाते कुछ युवक ने एक नमस्ते तो जरूर किया, लेकिन उसके बाद वह फिर बाहर देखने लगा। ऐसी उपेक्षा रंजना के लिए नई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि बाहर आखिर ऐसा क्या आकर्षण है जिसने उसकी नजरों को यूं अटका रखा है। थोड़ी देर बाद दिलीप ने पूछा, इतराज ना हो तो मैं जरा सिगरेट पी लूं? हाँ हाँ जरूर, धन्यवाद। और उसके बाद धुएं के छल्ले बना बना कर वह उड़ाता रहा और जाने किन ख्यालों में खोया बाहर देखता रहा। उसने एक बार भी रंजना की ओर देखने की कोशिश नहीं की, मानो वह उसकी उपस्थिति ही भूल गया हो। और रंजना थी कि इस उपेक्षा से पूरी तरह कट रही थी, पर किसी तरह भी सामने बैठे व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही थी। तभी हॉल के बीच में से किसी ने प्रस्ताव रखा कि रंजना जी एक गाना सुनाने की कृपा करें। तालियों की भीषण गड़गड़ाहट से इस प्रस्ताव का अनुमोदन हुआ और कामिनी अपने कंधों से झूम गई कि आज तो उसे गाना ही पड़ेगा। यो वह पार्टियों में कभी नहीं गाती थी, मनुहार करके कोई मर जाए तब भी नहीं, पर आज ना जाने क्या हुआ, वह तुरंत गा उठी। गाना समाप्त होते ही प्रशंसा की लहर एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ गई, पर दिलीप अविचलित भाव से वैसे ही बैठा रहा। धुएं से छल्ले छोटे से बड़े होकर बिखरने लगे। रंजना को लगा उसका गाना भी बेकार हो गया और अधिक देर बैठे रहना उसके लिए असहा हो गया। वह कामनी से कहकर उठ पड़ी और हॉल की सारी नजरों की चुभन को महसूस करती हुई झल्लाती से वह गाड़ी में आ बैठी। 3 दिन बाद अनजाने ही वह कामनी के घर की ओर चल पड़ी। जाने कौन सा आकर्षण था जो उसे उधर खींचे जा रहा था। घर में घुसते ही दिलीप से उसकी मुलाकात हुई। नमस्कार के आदान प्रदान के बाद रंजन ने पूछा, कामनी है? अरे वह तो बाहर गई है, आप बैठिए, वह आती ही होगी। बैठने की बात सुनकर उसे बड़ी राहत मिली।
वह बैठ गई, सामने दिलीप भी बैठ गया। बात चलाई रंजना ने, कैसा लगता है बम्बई का जीवन आपको? ओह, बड़ा ही उबा देने वाला लगता है, जैसे यहाँ सब कुछ बड़ा आर्टिफिशियल है, सब कुछ नकली। ऐसा क्यों लगता है? अरे लगता क्या है ही। और फिर उसने सिगरेट का एक लंबा कस खींचा और ढेर सारा धुआं उगल कर बोला, यहाँ के लिए नेचुरल भी है यह सब। बम्बई फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा केंद्र जो है, अभिनय की आदत स्टूडियो की सीमाओं को चीर कर लोगों के जीवन में भी घुल मिल गई है। जैसे लोग अभिनय ही करते हैं, जीवन का असली रूप देखने को ही नहीं मिलता। बड़ा ऐतराज मालूम होता है अभिनय से आपको। आपका यह काम ही है, इसलिए आपके सामने कहना तो नहीं चाहिए, पर सच तो यह है कि मुझे इस काम से बड़ी कोफ्त होती है। पर यह कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो अभिनय काम करे उसका जीवन भी नकली हो। यह तो आपका गलत ख्याल है। संभव है गलत हो, पर मैं तो ऐसा ही सोचता हूँ। तभी कामनी आ गई और रंजना को देखते ही चहक पड़ी। फिर तीनों से खूब बातें हुई। उस दिन दिलीप भी काफ़ी बोल रहा था। काफ़ी देर बाद रंजना दोनों को घर आने का निमंत्रण देकर लौट आई। पहले दिन दिलीप को लेकर उसके मन में जो क्रोध था वह आज की मुलाकात से बहुत कुछ छट गया था। इसके बाद किस प्रकार रंजना और दिलीप की मुलाकातों की संख्या और समय बढ़ता गया, मित्रता घनिष्ठता से घनिष्ठतर होती गई। यह लिखने की बात नहीं, कल्पना कर लेने की बात है। अगर आपकी कल्पना शक्ति इतनी प्रखर ना हो तो किसी फिल्म का सहारा ले लीजिए। आज ये हर आम फिल्म में यही होता है। प्रथम भेंट में नायक और नायिका की भुकुटी तनी रहती है, फिर देखते देखते एक चलताऊ रोमानी गाने के साथ नायिका की उस तनी हुई धनाचार भकुटी से कामदेव का एक बाण निकलकर नायक के दिल के एक अदृश्य घाव कर देता है। फिर दोनों ढाई अक्षर के बंधन में बन जाते हैं। बस समझ लीजिए ऐसा ही हाल रंजना और दिलीप का भी था। दिलीप का बिजनेस जम गया था। उसने अंधेरी में एक बंगला भी ले लिया था, गाड़ी भी खरीद ली थी और रोज शाम को 5 बजे से 9 बजे तक का समय वह रंजना के लिए ही रखता था। एक दिन रंजना ने पूछा, क्यों दिलीप, पहली मुलाकात की याद है तुम्हें? उस दिन तुम्हारे मिजाज क्यों नहीं मिल रहे थे? बड़ा गुस्सा आया था उस दिन तुम पर। दिलीप खिलखिलाकर हंस पड़ा। जानती हो, मैं लड़कियों की नस नस पहचानता हूँ। तुम्हें देखते ही तुम्हें पाने की लालसा मन में जाग उठी और इसीलिए मैं मुंह मोड़ कर बैठ गया। मैं जानता था कि ज़्यादा रुचि दिखाई नहीं कि तुम कतरा कर चल दोगी। लड़की उसी की ओर खींचती है जो उसकी उपेक्षा करे। क्यों, ठीक है ना? बड़े खाक हो तुम। खाक ना होता तो तुम यूँ मेरी बगल में ना बैठी होती। इसके बाद वो कुछ याद करके एकाएक बोल पड़ा, अरे हाँ देखो, मैं कल देहरादून जा रहा हूँ बिजनेस के सिलसिले में। तुम्हारा बिजनेस ना हुआ, मुसीबत हो गई। महीने में 15 दिन तो तुम बाहर ही रहते हो। जानते नहीं, तुम नहीं रहते तो मेरा मन जरा भी नहीं लगता। शाम को आखिर क्या करूं? आजकल मैं नए कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लेती। तुम्हें चिढ़ है ना? सो अब सब कुछ छोड़ दूंगी। नहीं नहीं, अभी नहीं, पहले मेरा बिजनेस जम जाने दो, शादी हो जाने दो, उसके बाद सब छोड़ देना। पर हाँ, शादी के बाद यह सब तुम्हें छोड़ ही देना होगा। इस लाइन में तो तुम्हें कभी नहीं रहने दे सकता। तुम कहो तो मैं ऐसे 100 काम कुर्बान कर सकती हूँ, दिलीप ने कहा और रंजना ने मान लिया। पर मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। दिलीप को अभिनेता बनाने की बात तो दूर रही है, तो रंजना को भी अभिनय से काम छुड़ा रहा है। और मैं सोच ही रही हूँ कि इन लोगों को यह रवैया रहा तो मेरी शीर्षक का क्या होगा। लगता है जैसे इन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं कि किस कहानी के ये नायक और नायिका है। दूसरे दिन दिलीप चला गया। हर तीसरे दिन रंजना के पास आकर उसका खत आ जाता और वह दिन भर कम से कम 8-10 बार उसका पाठ कर लेती। दिलीप की अनुपस्थिति में उसके प्यार भरे खत ही बहुत बड़ा सहारा थे। 15 दिन बाद दिलीप लौटा। उसका शाम का प्रोग्राम बदस्तूर चलने लगा। एक दिन दिलीप ने आकर बताया, जानती हो कामनी तलाक लेने जा रही है। हाँ, मैं तो बहुत पहले से जानती थी। इस तरह से तो अच्छा ही है, रोज की किटकिट से एक बार का किस्सा खत्म। तो तुम भी इस तलाकबाजी में विश्वास करती हो? जानती हो, इसी अशोक के पीछे एक जमाने में कामनी पागल थी। आज उससे ऐसी नफरत की तलाक पर उतार हो गई। ऐसे छिछले प्रेम की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। कमाल करती हो तुम। इसमें छिछलेपन की क्या बात हुई भला? बीच में ही दिलीप बोल पड़ा, तुम लाख तर्क कर सकती हो, वे सब मैं भी जानता हूँ, पर मानता नहीं।
प्रेम की एकांतिका में मेरा बड़ा दृढ़ विश्वास है। तुम चाहो मुझे दकियानूस कहो या पुराणपंथी, पर लैला मजनू का प्रेम ही मेरे प्रेम का आदर्श है। कल मान लो किसी कारण से मैं तुम्हें नहीं पा सकूं, तो सच कहता हूँ, जान दे दूं, तुम्हारे बिना तो मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। कहने को रंजना कुछ भी कहे, पर दिलीप का यह एकांतिक प्रेम उसे बड़ा ही भला लगा। इसके कई दिनों बाद दिलीप एक दिन आया और बड़ा ही उदास, बड़ा ही अनमना। रंजना बार बार पूछती रही, लेकिन वह टाल जाता था। पर रंजना की जीत थी कि बात उसे कहनी ही पड़ी। रंजना, मुझे बाहर जाना है एक जरूरी काम से। बाहर कुछ जगहों में मेरा रुपया अटका हुआ है, पता नहीं क्यों अभी तक आया नहीं। बिना रुपए के मैं जा नहीं सकता और बिना गए बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं जानती थी कि दिलीप कि तुम मुझे इतना पराया समझोगे। यदि तुम मुझे अपना समझते हो तो इतनी सी बात के लिए क्यों परेशान हो। और उसकी आंखें छलछलाई। उसने दराज में से चेक बुक निकाली और दस्तखत करके एक खाली चेक दिलीप की ओर बढ़ा दिया। भर लेना जितना भी तुम्हें चाहिए, तुम ही अपने हाथ से भर दो। 12,000 ही तो चाहिए मुझे इस समय। कितने दिन लगेंगे तुम्हें बाहर, पूछा रंजना ने। यहाँ से मैं देहरादून जाऊंगा और वहाँ से दिल्ली। इस बार घर जाकर मैं शादी की बात भी तय कर आना चाहता हूँ, जिसमें लौटते ही हम लोग फिर शादी कर सकते हैं। बस यही समझ लो कि 15 दिन की बात है। 6 तारीख को मेरी सालगिरह है, इससे पहले जरूर आ जाना। अरे 6 क्या, मैं अधिक से अधिक पहली तारीख तक पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी सालगिरह और मैं न रहूं। और उसने बड़े दुलार से उसकी ठोटी उठाकर हल्के से उसके गाल मसल दिए। वह लाज से लाल हो गई। जाने के बाद 3-4 पत्र दिलीप के बड़े नियमित रूप से आए, पर इसके बाद उसकी कोई खबर नहीं। यहाँ तक कि पहली तारीख भी आ गई, पर दिलीप नहीं लौटा और ना उसकी कोई खबर। रंजना ने कई पत्र लिखे, पर कोई जवाब नहीं। इसी तरह 5 तारीख भी आ गई। कल से कई बार रंजना रो चुकी है, पर आंसुओं के जोर से भी यदि पत्र पाना संभव होता तो उसे इतनी प्रतीक्षा करने की जरूरत ही क्या थी। शाम को रंजना ने गाड़ी ली और उसके घर की तरफ चल पड़ी। शायद उसके नौकर के पास ही कोई खबर आई हो। इससे पहले रंजना केवल एक बार उसके घर आई थी, सो घर ढूंढने में तो दिक्कत नहीं हुई। फिर भी वह पहुंच गई। नौकर के पास भी कोई खबर नहीं थी। रंजना की इच्छा हुई कि वहीं फूट फूट कर रो पड़े। वह सर थाम कर वहीं बैठ गई। सामने राइटिंग टेबल पर दिलीप की एक तस्वीर रखी थी। रंजना उठाकर उससे के पास चली गई और बहुत देर तक उसे देखती रही। एकाएक उसे ख्याल आया कि क्यों न तार देकर वो उसकी कुशल पूछे। संभव है वह बीमार हो गया हो। तार लिखने के लिए वह मेज का ड्रॉयर खोल कागज निकालने ही वाली थी कि ड्रॉयर में ढेर सारे नीले रंग के पत्रों पर उसकी नजर अटक गई। अपने कौतूहल को वह रोक न सकी और पत्र निकाल कर पढ़ने लगी। रेखा नाम की लड़की ने वे पत्र देहरादून से लिखे थे और ऊपर से नीचे तक वे प्रेम पत्र थे। रंजना का माथा चकराया। जल्दी जल्दी कांपते आंखों से उसने अनेक पत्र पढ़ डाले। सबका करीब एक ही मजमून था। तुमने वादा किया था बिजनेस के जमते ही विवाह कर लोगे। अब तक तुम्हारा बिजनेस ही नहीं जमा, विवाह कब करोगे। और इस बात के आगे पीछे बहुत सारी प्यार मोहब्बत की बातें। रंजना के लिए यह दूसरा धक्का था। उसे रह रहकर दिलीप की प्यार भरी बातें याद आने लगी कि वह किस प्रकार अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। पर वे पत्र थे कि कोच कर उसे उस भयंकर वास्तविकता का परिचय दे रहे थे। रंजना ने ड्रायर को और टटोलना शुरू किया और एक सफ़ेद कागज उसके हाथ पड़ा। वह पढ़ने लगी। प्रिय बेटा, यह पत्र मेरी अंतिम चेतावनी है। इसकी भी तुमने उपेक्षा की तो समझ लो कि मैं स्वयं तुम्हारी पत्नी और बच्ची को लेकर बम्बई पहुंच जाऊंगा। मैंने सुना है कि तुम देहरादून की किसी लड़की के चक्कर में फंसे हुए हो। कितनी लज्जा और शर्म की बात है ये तुम्हारे लिए। तुमने अपनी इच्छा से विवाह किया। 2 वर्ष तक तुम लोगों के संबंध भी अच्छे रहे। फिर एकाएक ही बिना किसी दोष के अपनी निर्दोष पत्नी और मासूम बच्ची को यूं दूध की मक्खी की तरह अपने जीवन से निकाल फेंकने में क्या एक बार भी तुम्हारी आत्मा नहीं तिलमिलाई। याद रखो, मेरे जीते भी ऐसा अनर्थ नहीं हो सकेगा। या तो यह पत्र पाते ही तुम फौरन चले आओ, वरना मैं स्वयं आकर तुम्हारी अमानत तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद बहुत सी उपदेश की बातें। अंत में लिखा था, आज ही मुझे मालूम हुआ है कि तुम वकील साहब से 12,000 रुपये भी उधार ले गए हो और आज तक तुमने उनको एक पाई भी अदा नहीं की। वह जल्दी ही तुम पर कानूनी कार्रवाई करने वाले हैं। क्यों इस प्रकार खानदान की नाक कटवाने पर तुले हो? क्या तुम्हें मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं?
इसके बाद आंसू में शब्द इतने धुंधले हो गए कि रंजना पढ़ ही नहीं सकी। उसके दिमाग में उस समय एक ही बात चक्कर लगा रही थी, इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा। तार लिखने के बजाय एक कागज पर उसने लिखा, दिलीप, मैं तो केवल रंगमंच पर ही अभिनय करती हूँ, पर तुम्हारा तो सारा जीवन ही अभिनय है। बड़े ऊंचे कलाकार हो और सदैव अभिनेता हो तुम मेरे दोस्त। रंजना। और टूटा दिल लिए वह डगमगाते कदमों से लौट आई। मैं नहीं जानती उसके बाद रंजना का क्या हुआ, दिलीप का क्या हुआ। मैं तो इसी से खुश हूँ कि मेरी कहानी का शीर्षक सार्थक हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।